नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और आज हम लोग बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को लेकर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो काफी लोगों को होती है। इसमें पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसी चीज को हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्यों होती है बीमारी, इसकी जांच क्या कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे करें और इससे कैसे बच सकते हैं। डिसऑर्डर है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब पेट में अगर आप अल्ट्रासाउंड या कोई भी जांच करवाओगे तो कोई दिक्कत वैसे नहीं आएगी, लेकिन पेशेंट्स को लक्षण रहेंगे, जैसे स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी कुछ गड़बड़ हो जाएगी, स्टूल बार बार होगा या उसका जो बहुत पतला होगा या कभी बहुत टाइट हो जाएगा, पेट में गुड़गुड़ करेगा, पेट फुला फुला महसूस करेगा या भारीपन पेट में महसूस होगा, अनपच जैसी फीलिंग आएगी। ये अनेकों प्रकार के लक्षण के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं इस बीमारी में। तो जानते हैं कि आखिर ये बीमारी को हम लोग कैसे समझें। ये पेट से जुड़ी बीमारी है जिसमें पेटों में दर्द भी हो सकता है और ये बहुत काफी समय तक रह सकता है ऐसा दिक्कत। इसमें आपके स्टूल की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, स्टूल का कलर, साइज, शेप सब बदल सकता है। तो इस चीज को हम लोग अब समझेंगे कि आखिर इसके कारण क्या क्या, क्यों होता है ऐसा। तो ऐसा देखा गया है कि जो आंतों में जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं उसमें कुछ अंतर आ जाता है, या ब्रेन में, दिमाग में सोच के चलते, स्ट्रेस के चलते, एंजाइटी के चलते आपके पेट में जो न्यूरोनल मैसेज जो जाते हैं, जो दिमाग से पेट की तरफ जो मैसेज आते हैं उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है, या पेट में कुछ इन्फ्लामेशन हो गया हो, या पेट में कुछ अंदरूनी कुछ सूजन हो गया हो, या इन्फेक्शन हो गया हो, या पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ बदलाव हुआ। इन सब कारणों की वजह से ये आईबीएस होता है। वैसे तो एग्जैक्ट कारण बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब कारणों की वजह से ये चीज हो सकता है। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किससे ये बीमारी ज्यादा हो सकती। तो जिनकी फैमिली में ये बीमारी अगर हो चुकी है, जिनके माता पिताजी को ये बीमारी हो चुकी है, उनके बच्चों में भी दिक्कत होने की चांसेस ज्यादा है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है और ये 50 साल से कम उम्र में ये दिक्कत ज्यादा देखी जाती है। और साथ में अगर आपको दिमाग से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। या आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का अगर इस्तेमाल कर चुके हो, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। या पहले पेट के कोई इन्फेक्शन हुआ, तो ये सब कारणों की वजह से आईबीएस का रिस्क बढ़ जाता है। जिन लोगों में ये चीजें रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें आईबीएस होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आईबीएस के मूलतः ये 3 लक्षण आते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, जिसमें स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में, और डायरिया में स्टूल बहुत लूज मोशन जैसा होता है, पतला स्टूल दस्त की तरह बार बार होता है, या तो लैट्रिन होगा ही नहीं, आपको 2 या 3 दिन पे एक बार स्टूल होगा। दोनों तरह के लक्षण आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो है पेट में दर्द होना और क्रैम्प्स आने, मरोड़ की तरह दर्द होता है, पेट फूलता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। ये तीसरा लक्षण, पेट में भारीपन लगना, पेट फूल जाना, थोड़ा सा भी खाना खाते हैं पेट भारी हो जाता है, ये लक्षण इसमें आता है। अब बहुत टिपिकली ये लक्षण होता है कि जैसे ही आप खाना खाते हो वैसे ही तुरंत अर्ज होता है लैट्रिन पास करने का, जैसे थोड़ा सा भी खाना खाते हैं मुझे बाथरूम जाना पड़ता है। ये पेशेंट्स के कॉमन लक्षण होते हैं। और बहुत ज्यादा गैस बनना, पेट में दर्द, कब्ज का होना, लूज मोशन, उल्टी या समन करना, लैट्रिन में चिपचिपे पदार्थ आना जिसे म्यूकस कहते हैं, म्यूकस इसमें बहुत आता है। या कभी कब्ज हो गया, फिर डायरिया हो गया, कब्ज हो गया, फिर लूज मोशन हो गया, ये चीजें अल्टरनेट कर सकते। तो ऐसे अगर लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आपको आईबीएस हो सकता है। आईबीएस में कब्ज भी होता है, आईबीएस में लूज मोशन भी होता है, पेट में दर्द भी होता है, इसके साथ पेट भारी भारी भी रहता है, पेट फूलता भी है, पेट में गुड़गुड़ाहट भी रहती है, उल्टी ऐसा ही मन करता है, दर्द भी रहता है। तो ये कॉमन पेट के लक्षण आईबीएस में हो सकते हैं। अब जानते हैं कि आईबीएस किस तरह के होते हैं। आपने लक्षण को जान लिया, अब जानिए कि आईबीएस को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो आईबीएस के लगभग 4 तरह के होते हैं। या कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होता है, उन्हें आईबीएस सी कहते हैं, जिन्हें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हार्ड स्टूल, 2-3 दिन में स्टूल होगा, कब्ज ज्यादा रहता है, पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है। दूसरा आता है डायरिया प्रीडोमिनेंट,
इसमें लूज मोशन प्रीडोमिनेंट रहेगा, ज्यादातर इनको लूज मोशन ही होंगे, स्टूल बार बार होता है। तीसरा होता है मिक्स्ड, जिसमें कभी लूज मोशन होगा, फिर डायरिया होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर लूज मोशन होगा और पेट में दर्द रहता है। और चौथा होता है जिसे अनडिफाइंड कहते हैं, जिसमें लक्षण ऐसे रहते हैं जो किसी खास पैटर्न में नहीं रहते, उसे IBS यू है। तो ये IBS के सब टाइप्स हो गए। अब जानते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गट और ब्रेन का कनेक्शन। बार बार पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अभी तक इतने जांच करवा ली, इतने डॉक्टर से मिल लिए, पेशेंट्स लाके बहुत मोटा मोटा अपना पर्चा ला के दिखाते हैं, 10 डॉक्टरों को दिखाए रहते हैं, काफी इन्वेस्टिगेशन, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड। कुछ पेशेंट्स आते कहते हैं मैंने 5-6 अल्ट्रासाउंड करवा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पेट में दिक्कत। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दरअसल ये बीमारी जो है ना, पेट की जितनी तो पेट के लक्षण तो आते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन आपके दिमाग से होता है। और यही चीज पेशेंट्स को समझने की जरूरत है। आप पेट के कितना भी जांच करवा लो, इसमें कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसका जो मेन जो सोर्स जो है ना वो दिमाग में है। इसी को गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। इसी चीज को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कैसे होता क्या है कि अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मूड बदल रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज है, तो वो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करता है। और दिमाग आपके पेट में कैसे करता है? आंतों की मोटिलिटी, आंतों का जो चाल जो होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद पेट में जाता है, फिर आंतों में जाके फिर धीरे धीरे एक दिन में लैट्रिन बन के निकल जाता है। ये मोटिलिटी को कम कर देगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये मोटिलिटी तेज हो जाएगी, तेज चाल हो जाएगा तो लूज मोशन होने लगेगा, या बहुत ज्यादा पेट में सिक्रीशंस होने लगेंगे तो पानी जैसा लूज मोशन होने लगेगा, या अगर जो आप खाना खा रहे हो उसका ठीक से पचेगा नहीं तो पेट फूलने लगेगा, पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसकी कमी हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये दिमाग से इन्फ्लुएंस होता है और इस चीजों को समझना बेहद जरूरी। नहीं तो पेशेंट्स बार बार अननेसेसरी बहुत जांच करवाते हैं, इससे उनका पैसा का भी बर्बादी होती है और बीमारी भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि जितना स्ट्रेस होगा आपको, जितना आपको टेंशन होगा, उतना ज्यादा आपकी बीमारी बढ़ेगी। जितना आप रिलैक्स रहोगे, खुश रहोगे, तो बीमारी भी ठीक रहेगा। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसमें जो पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हो उसको बनाए रखना है, और खाने में क्या क्या चीजें हैं जो चीजों से IBS बढ़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने में क्या क्या परहेज रखें, क्या क्या चीज नहीं खाएं। तो सबसे जरूरी है कि एप्पल्स, सेब नहीं खाना है, गोभी जो कॉलीफ्लावर है उसको नहीं खाना है, ब्रोकली नहीं खाना है, पत्ता गोभी नहीं खाना है, कॉफी नहीं लेने हैं, चॉकलेट्स नहीं लेने हैं, कुछ भी मीठे जो पेयजल जो होते हैं ना जिसमें फ्रक्टोज ज्यादा रहता है वो सब नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से दिक्कत बढ़ जाती है, अगर आप दूध लेते हो तो भी ये दिक्कत हो सकती है, फैटी फूड्स नहीं लेने हैं, बहुत ज्यादा नट्स नहीं लेने हैं, ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट के जूस नहीं लेने हैं, व्हीट आटा को भी अवॉइड करना होता है। तो ये सारे फूड है, जरूरी नहीं है कि सब लोगों को इनसे दिक्कत हो, लेकिन ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम्स हैं जिससे बहुत लोगों को IBS बढ़ जाता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेब हो गया, ऑरेंज हो गया, दूध हो गया, आटा से बना हुआ चीज हो गया, चॉकलेट्स हो गए, कुछ भी मीठा पेयजल हो गया, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या खाएं और क्या क्या नहीं खाएं। तो जो खाना है उसमें आप लेटस ले सकते हो, कैरेट, गाजर ले सकते हो, कुकुम्बर ले सकते हो जिसे खीरा कहते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो, पाइनएप्पल खा सकते हो, ग्रेप्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, बटर, ऑयल, पीनट्स ले सकते हो, आलू खा सकते हो, चिप्स ले सकते हो, पॉपकॉर्न ले सकते हो। ये सब चीजें आप ले सकते हो। क्या क्या नहीं ले सकते हो, उसमें आप अनियन है, जो अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब चीजें नहीं लेनी है। बीन्स नहीं लेना होता है, ब्लैकबेरीज, वाटरमेलन नहीं लेने होते हैं, बैटेड फिग्स नहीं लेना होता है, मीट्स नहीं लेने होते हैं, आमंड्स नहीं लेने हैं, एवोकाडो नहीं लेना है, बीन्स या ग्लूटेन बेस्ड ब्रेड नहीं लेने हैं, मफिन्स नहीं लेने हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। जो चीज लेना है वो चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। इन चीजों को लोगे तो आपकी बीमारी काफी कम रहे। अब हमने डिस्कस कर लिया कि इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण में पेट में कब्ज होना, लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना, गुड़गुड़ाहट होना, पेट फूल जाना, उल्टी का जैसा मन करना, पेट में क्रैम्प्स आना, ये सब लक्षण रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण सिर्फ IBS में ही हो। IBS के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है इसमें ये लक्षण आ सकते हैं। उन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि सीलिएक डिजीज हो गया, बहुत ज्यादा दवाइयां लेना, जैसे कि BP की
दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ, पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, थायराइड की दिक्कत, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया हो जिसे क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, इस्चेमिक कोलाइटिस हो गया हो या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया हो, तो ये सब और दूसरी बीमारियां हैं जो भी ऐसे ही लक्षण लेकर आ सकती हैं। इन चीजों का भी ध्यान रखना है, इन चीजों को जांच करके देखना होगा कि हम आईबीएस सोच रहे हैं लेकिन कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं है। इन सब बीमारियों के लिए भी जांच करके देखना होता है। तो हम जांच क्या करें? तो सबसे पहले एक सीबीसी और एक आयरन की जांच करके देखी जाती है। इससे अनीमिया का पता चलता है, खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया है जिसमें पेट जो खाना खा रहे हो आपके बॉडी को नहीं लग रहा है, तो उसमें खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी। इन चीजों को जांच करके देखना है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जिसमें सूजन हो जाता है, उसको देखने के लिए आप ESR और CRP की जांच करवा सकते हो। ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में बढ़े हुए आते हैं। सीलियक सीरोलॉजी में TTG IgA की जांच होती है, ये सीलियक डिजीज बताता है। आप सीलियक डिजीज के लिए TTG IgA की जांच करके देख सकते हो। इसके अलावा लीवर से जुड़ी बीमारियों की लीवर की जांच जिसमें ALT या GGT की जांच करके देख सकते हो। माल न्यूट्रिशन मतलब आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो गई है या प्रोटीन बहुत लॉस तो नहीं हो रहा है, उसके लिए सीरम एल्ब्यूमिन की जांच करवा सकते हो। पैंक्रियाज से जुड़ी बीमारी के लिए सीरम अमाइलेज और लाइपेज की जांच की जाती है। कोलाइटिस, इन्फेक्शस या इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस के लिए स्टूल की जांच की जाती है जिसमें अकल्ट ब्लड की जांच किया जाता है, कुछ कीटाणु के लिए कल्चर्स करवाए जाते हैं, कुछ हिपैटोबिलियरी या किडनी से जुड़ी बीमारी को देखने के लिए पेट की जांच करवाई जाती है। इसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या MRI या CT स्कैन की जांच की जाती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस को देखने के लिए अपर GI इंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जांच की जा सकती है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का पता चल सकता है। अब बात करते हैं कि आपने इन्फ्लामेटरी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पता लगा लिया है, आपने ये भी कंफर्म कर लिया है कि इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां जो हमने डिस्कस किया है जैसे सीलियक डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इस्चेमिक कोलाइटिस, इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, सबने आपने जांच करके देख लिया है कि वैसे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये IBS है। तो इसको क्योर कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था कि अपने डाइट से वो सारी चीजों को हटा देना है जिससे बीमारी ट्रिगर होती है। आपने उन चीजों को भी हटा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन फार्म बिना दवा के कैसे इसका इलाज होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फाइबर्स को बढ़ाओ, सॉल्यूबल फाइबर्स उसको लेने होते हैं। पेपरमिंट ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल होता है। प्रोबायोटिक्स भी आप ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवा सकते हो। जो हमने डाइट की बात की, लो फोडमैप डाइट, वो लेना है। ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी। इन सब चीजों को करके भी आपका IBS काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। खाना पीना पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेनी है, फाइबर्स, सॉल्युबल फाइबर्स का इंटेक बढ़ा देना है जिसमें साइलियम हस्क आता है जो इसबगोल के नाम से जाना जाता है, ये सब ले सकते हो। अब आपने इसकी डायग्नोसिस करवा ली और डायग्नोसिस में आपने देखा कि ये बीमारी है या इसके 3 डिवीजन में से कोई भी है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग देते हैं। इसमें दवाइयों में जो सबसे कॉमन जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं उसमें रिफैक्सिमीन आता है। उसके अलावा भी हम लोग पेट को ठीक रखने के लिए डायरिया प्रीडोमिनेंट है या कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स देते हैं जिसमें पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल भी रहता है, आपको सॉल्युबल फाइबर्स भी रहते हैं। अगर मिक्स्ड है तो रिफैक्सिमीन दिया जाता है। इसके अलावा अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो लोपेरामाइड या रिफैक्सिमीन प्लस कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी होते हैं जिसे इसमें दिया जाता है। तो अब समझिए कि ये बीमारी इन शॉर्ट है क्या। ये पेट से जुड़ी हुई बीमारी है और ये फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें पेट में जांच में कुछ आता नहीं। तो इसको लक्षण आते हैं कब्ज का होना या लूज मोशन का होना, पेट में दर्द होना और खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन जैसा होना या लैट्रिन कर लेने के बाद पेट का दर्द काफी हद तक आराम हो जाना। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। पेट में दर्द और पेट में गुड़गुड़ाहट होता है। कारण इसका दिमाग से जुड़ा हुआ है। पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाना या उसके फ्लोरा में बदलाव होना, अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन, इन्फेक्शन भी इसके कारण हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर है अगर आपकी उम्र 25 से 50 साल के बीच है। महिलाओं को ज्यादा है अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है इस बीमारी की, तो आपको इस बीमारी का रिस्क होने के चांसेस ज्यादा है। ये मुख्यतः 4 तरह के होते हैं: कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, डायरिया प्रीडोमिनेंट, मिक्स टाइप और
अनडिफाइंड टाइप होता है। इसकी जांच के लिए जो हम लोगों ने जांच बताया कि बाकी सब जांच करके जो दूसरी बीमारियां होती हैं जैसे कि सीलियक डिजीज, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, प्रोटीन लूजिंग इंट्रोपैथी, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, इस्चेमिक कोलाइटिस, इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम लोग रूल आउट करते हैं, जिसके लिए सीबीसी, लीवर की जांच, इसमें एसजीओटी, एसजीपीटी, पैंक्रियाज की जांच, इसमें अमाइलेज लाइपेज की जांच की जाती है, पेट का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई या इंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, वैसे अनेक पैनल ऑफ टेस्ट हैं जिसे करके दूसरी बीमारियों को रूल आउट किया जाता है कि हाँ बाकी कोई दूसरी बीमारियां तो नहीं है जो इस जैसा लग सकता है। और इसके इलाज में नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवाओं से भी इलाज है, जिसमें खाना पीना पर ध्यान दिया जाता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, आपके लाइफस्टाइल को ठीक किया जाता है, खाने में फाइबर को बढ़ाया जाता है, और दवाइयां भी इसकी आती हैं जो आपके कारण पे किस टाइप की आईबीएस है उसकी तरह इलाज किया जाता है। इलाज से ये बीमारी ठीक हो जाती है और ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब इसका काफी लंबे समय से पेशेंट्स को लक्षण आते रहता है। इलाज भी इसका थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन इलाज से काफी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और उन्हें लक्षण नहीं आते। अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। थैंक यू।